हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके पिछले कई सालों में आ चुके हैं। तो 1 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल देन दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। अब देखो, जब भी हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्यों हमेशा एक दो इलेक्ट्रोड्स बेसिकली हमारी लगी हुई होती है, एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। एनोड पर कौन सी गैस इकट्ठी होती है, वहां पर कौन सी गैस कलेक्ट होती है? एनोड पर होती है ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर होती है हाइड्रोजन गैस। तो क्यों एक इलेक्ट्रोड पर जो वॉल्यूम है गैस का वो डबल होता है दूसरे इलेक्ट्रोड से? मतलब अब देखो, आप खुद भी कॉमन सेंस लगाओ। हमारे वाटर का फॉर्मूला ही क्या है? H2O। H2 H2 का मतलब क्या है? जो हाइड्रोजन है वो डबल है उसके ऑक्सीजन से। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है। इसी वजह से जो H2 है वो डबल होता है ऑक्सीजन के। सो आप इसे कैसे लिखेंगे? वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। दैट इज वाई वॉल्यूम ऑफ H2 इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ये सीबीएसई में देखो कितने सालों से ये क्वेश्चन रिपीट होता आ रहा है। What can be seen when a strip of copper metal is placed in a solution of silver nitrate? क्या होगा अगर हम कॉपर मेटल को एक सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में प्लेस करें? तो क्या क्या चेंजेस होगी? ये आपका सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। द सॉल्यूशन विल बिकम ब्लू, शाइनी सिल्वर मेटल विल गेट डिपॉजिटेड। तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का हो जाएगा और एक जो शाइनी सिल्वर मेटल है वो डिपॉजिट हो जाएगा। अब कॉपर और हमने साथ में लिया है सिल्वर नाइट्रेट। तो कॉपर नाइट्रेट, क्योंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है कि जो कॉपर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर के। तो इसलिए जो कॉपर है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर सिल्वर हमारा अलग निकल गया है और फिर जो कॉपर है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और कॉपर नाइट्रेट हमारा ब्लू कलर का होता है और अलग से हमारा सिल्वर मेटल निकल गया। अब स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस का एक कोई भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताओ। अब देखो, रिडक्शन किस में काम आती है? मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में काम आती है। इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अगर हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे डिडक्शन वाला ही प्रोसेस चल रहा होता है। हमने एक पढ़ा था जो हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, आपका चैप्टर नंबर 3 है वो होगा, उसके अंदर आप यही एक मेथड पढ़ेंगे कि आप किस तरीके से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिडक्शन के प्रोसेस से। तो उसके अंदर हम कार्बन कोक का यूज करते हैं, यूजिंग कोक। तो फिर यही आपकी इक्वेशन होती है। हमने लिया जिंक ऑक्साइड प्लस सी कार्बन, ठीक है। फिर जिंक अलग हो जाएगा और फिर CO2 हमारी गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? इसमें से कौन सा एक केमिकल चेंज है और उसका रीजन भी बताना है। बर्निंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये 2014 में आ चुका है। Burning of gas is a chemical change because new products with new properties will be formed on burning. अब जब बर्निंग की बात होती है और किसी चीज की मेल्टिंग की बात होती है, मतलब वैक्स आपकी बर्न हो रही है, क्योंकि बर्न, जब भी कोई भी चीज बर्न होगी तो जो भी एक गैस रिलीज होगी वो एक केमिकल चेंज हो रहा है। मतलब हमारी एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जिसकी नई प्रॉपर्टीज है। जो आग जलाते टाइम, बर्निंग वर्ड यहाँ पर भी आ जाए ना, आप उसे आंखें बंद करके भी केमिकल चेंज ही लिखकर आ सकते हैं। एंड वहीं पर जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, अब वो सिर्फ वैक्स पिघला हुआ है वो वैक्स ही, उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है, कुछ भी केमिकल चेंज नहीं आया है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इसलिए हमारा केमिकल चेंज नहीं है, वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द
Which one is a chemical change, rusting of iron or a melting of iron? अगेन हमने पढ़ा है मेल्टिंग वर्ड जहां भी आप सुन लो उसे फिजिकल चेंज कर दो, जहां बर्निंग पढ़ लो, रस्टिंग पढ़ लो, वो क्या है? केमिकल चेंज। CBSE 2014. तो rusting of iron is a chemical change. State one basic difference between a physical change and a chemical change. आपको फिजिकल चेंज के बीच में और केमिकल चेंज के बीच में बेसिकली एक डिफरेंस बताना है। तो फिजिकल चेंज के अंदर हमने क्या देखा है कि कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, और केमिकल चेंज के अंदर नई सब्सटेंसेस एंड विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। नई प्रॉपर्टीज के साथ नए नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको बेसिकली एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बतानी है, CuO। अब देखो यहाँ पर CuO हम देख रहे हैं, CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu। अगर आपको ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसके एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तभी करना बेनिफिशियल होगा अगर आपको चैप्टर बिल्कुल क्लियर है और फिर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप पहले यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आ गए एंड आपका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वही क्लियर नहीं है, फिर आपसे एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है। तो 7th क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, इसलिए तो CuO यहाँ पर हमारा रिमूवल हो रहा है, यहाँ पर आपका रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इसमें ये क्या हो रहा है? देखो CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu। अब जहां भी जो चीज रिड्यूस होगी वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और यहाँ H2O इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। तो H2 क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब आपको 8th क्वेश्चन में लिखनी है एक कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, देन क्या इक्वेशन बनेगी वो भी आपको लिखनी है और उसे बैलेंस करके लिखना है। NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 बनेगा और H2O बनेगा। इसे जब हम बैलेंस करेंगे, Na यहाँ पर 2 है तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, और H यहाँ हम देख पा रहे हैं 3 है, बट हम H2 को 2 बना देंगे। ठीक है। और यहाँ 2 जब हमने लगा दिया, मतलब बेसिकली आपको बैलेंसिंग आ जानी चाहिए, तो इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप अलग से कोई भी एक वीडियो देख सकते हैं इसे समझने के लिए। तो क्वेश्चन 9 देखते हैं, नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कौन सा लॉ दिमाग में रखकर हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? that mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. It means the total mass of reactants must be equal to total mass of products. ठीक है। क्वेश्चन 10, what is meant by a chemical reaction? इतना इजी मुझे नहीं लगता कि आएगा, बट ये आपके कई 13-14 साल पहले ये आपका क्वेश्चन आया था, तो इसकी बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन आए। इतना सिंपल तो CBSE मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पर वो पूछेगी कि केमिकल रिएक्शन क्या है, बट फिर भी आप लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू वन और मोर different substances. The product substances are either chemical elements or compounds. A chemical reaction rearranges the constituent atoms of the reactants to create different substances as products. तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन एक क्या है जहां पर आपके कोई भी सब्सटेंस के अंदर नई नई प्रॉपर्टीज हो रही है, वो आपका बेसिकली केमिकल रिएक्शन है। 11 देखते हैं यहाँ, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड क्या बना हमारा? सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, और फेरस सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। Consider the above mentioned two chemical equations with two different methods of arrows up and down arrow along with the product. What do these two different arrows indicate? तो यहाँ पर देखो, जो ये अपर एरो होता है
ये क्या इंडिकेट करता है कि एक गैस का एवोल्यूशन हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपकी निकली है। और AgCl यहाँ क्या बताता है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। जब नीचे की तरफ एरो होगा, डाउनवर्ड एरो बनेगा, तो उस वो रिप्रेजेंट करता है एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। और जब अपर एरो बनेगा तो वो शो करता है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। अब 12th क्वेश्चन, हाइड्रोजन बीइंग अ हाईली inflammable gas and oxygen being a supporter of combustion, yet water, a compound made of hydrogen and oxygen, is used to extinguish fire। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाइड्रोजन देखो एक इनफ्लेमेबल गैस है, मतलब जिसके अंदर आग नहीं लगाई जा सकती है, और वही ऑक्सीजन पूरी सपोर्टर है आग लगाने की, कंबस्शन का पूरा सपोर्टर है। इनफैक्ट ऑक्सीजन अगर कहीं पर है, ऑक्सीजन की वजह से ही कहीं पर आग लग सकती है। और वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ वाटर उन हाइड्रो आग को बुझाने में काम करता है। ऐसा क्यों? H2O एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का कॉन्स्टिट्यूटेड है, बना हुआ है। और एक कंपाउंड, जैसे कि एक कंपाउंड है तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से कंपैरिजन में। ठीक है, तो यही आपको बेसिकली इसके अंदर आंसर लिखना है, क्योंकि वो एक कंपाउंड है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज बन गई, उसकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की उसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं बनी है। अब नेक्स्ट 13, N2+3H2 NH3, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। हम इजीली देख पा रहे हैं कि जब दो रिएक्टेंट्स या फिर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो तब हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। Next 14 question, if copper metal is heated over a flame, it develops a coating. What is the color and composition of coating? अब अगर कॉपर मेटल को एक फ्लेम पर हीट कर दिया जाए तो वो एक कोटिंग बना लेती है, तो उसका कलर क्या है और उस कोटिंग का कंपोजिशन क्या है? तो ये एक ब्लैक कलर की कोटिंग बना लेती है। जब भी हम कॉपर को Cu को जब हम हीट करते हैं तो वो CuO बना लेता है। और CuO आप सबको याद रहना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और ये किस वजह से है? कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन से, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। Now 15th question, write a balanced chemical equation to represent the following reaction. कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब 2 और मोनो का मतलब 1, मतलब एक ऑक्सीजन का एटम है कार्बन के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के दो एटम्स है कार्बन के साथ, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब एक केमिकल इक्वेशन लिख रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है 340 एटम पर, और मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए CO+2H2। अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 4, मुझे नहीं लगता कि आपने करा होगा, बट जिन बच्चों का ये कोर्स कंप्लीट हो गया है क्लास 10th का और अब वो सिर्फ रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ देख ले, तो यहाँ पर आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल एक बेसिकली एथेनॉल फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके लास्ट में OH लग जाता है, और मिथाइल क्या हो गया? CH3, मिथाइल अल्कोहल CH3OH। इनके सबके आप स्ट्रक्चर्स वगैरह सब बनाने सीखेंगे। तो यहाँ पर एक मिथाइल अल्कोहल बन रहा है। अगर आप ये पहला से फर्स्ट चैप्टर ही ये आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं साइंस का, तो CH3OH अभी रट्टा लगा लो। देन आप जब कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर करेंगे तब आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जब हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है तो CH3OH बनता है, मिथाइल अल्कोहल। विच वन इज अ केमिकल चेंज? फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस और डाइल्यूटिंग फ्रूट जूस। इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है? फ्रूट जूस का फर्मेंटेशन होना, यही। ठीक है, अब 17, इज बर्निंग ऑफ अ कैंडल वैक्स वाज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज? मैंने क्या बताया था? बर्निंग जहां भी वर्ड आ जाए वो केमिकल चेंज है। ठीक है, अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है।
ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आप कोई सी भी लिख सकते हैं, इसके अंदर आपको ये भी दी हुई है, बट आपके जो जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो वहां पर एक्टिविटी 1.2 होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो अभी के अभी, वो पक्का ही पक्का तुम्हारे पेपर में आएगी ही आएगी। और वो एक किसकी वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है, और उसके अंदर एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछी है, इसने किसी और कोई और बता दी, आप एक्टिविटी 1.2 को जब खोलोगे तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, कुछ ऐसी ही आपको एक इक्वेशन मिलेगी, तो वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, तो AgCl प्लस NaNO3। मेन डिफरेंस बताना है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है। आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा गया है और आसान भी बहुत है ये। क्विकलाइम को जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लेट लाइम जिसे हम कहते हैं, और ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये थोड़ा नया पॉइंट है, इसे याद रखना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है या हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख पाते हैं। ठीक है, oxidation is a process in which oxygen is added or loss of electrons take place. Reduction is a process in which hydrogen is added and gain of electrons take place. या आपका CBSE के 2011 एंड 2010 कॉन्टिन्यूसली ये 2 सालों में आया है। क्वेश्चन 22 देखते हैं, आपको एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देना है। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl बन गया, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब किस बेसिस पर एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बैलेंस होती है। What change in color is observed when white silver chloride is left exposed to sunlight? State the type of chemical reaction in this change. अब क्या कलर में हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रख देते हैं, या आप जब चैप्टर 1 कर रहे होगे तो उसके एंड के कुछ 1 या 2 पेजेस में जो आपका टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से ऊपर वाली जो आपको बॉक्स दिखेगा, उसके अंदर ये आपको बताया गया है कि AgCl को जब आप सनलाइट में रखेंगे तो Ag प्लस Cl2 बन जाएगा, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। एक ग्रे कलर्ड सिल्वर मेटल फॉर्म होगा और उसकी एक पंजेंट स्मेल क्लोरीन, देखो एक पंजेंट स्मेल वाली क्लोरीन गैस हमारी निकलेगी। ठीक है, और ये एक फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, या फिर आप फोटोलिटिक भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन 25, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो इस रिएक्शन के लिए। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में वही अगेन यही आपका आ गया है, मतलब 2-3 रिएक्शन तुम हर एक टाइप की याद कर लो बिल्कुल। अब बैलेंस करनी है इस इक्वेशन को, Fe2O3 और Al। अब Al2O3 प्लस Fe बन जाएगा, इसे बैलेंस करके लिख देना है बस। फिर ये इक्वेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, 27 वाली, कि इसमें आपको बैलेंस करके लिखना है। PbNO3 का डीकम्पोजिशन बताना है। PbO लेड मोनोऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। अब यहाँ पर जो हमारा लेड मोनोऑक्साइड होता है वो बेसिकली जब वो ठंडा होता है तो तब इसका अलग रंग होता है, और जब वो गर्म होता है तो तब इसका अलग रंग होता है। जब लेड मोनोऑक्साइड ठंडा होता है तो इसका येलो कलर होता है, और वहीं जब हमारा लेड मोनोऑक्साइड गर्म होता है तो इसका रेडिश ब्राउन सा कलर होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बहुत ब्राउन फ्यूम्स हमें देखने को मिलती है। ये ऑब्जर्वेशंस ना तुमसे पूछी जाएगी एग्जाम में। ठीक है, तो PbNO3 को ऐसे ही इसमें रट्टा लगा लो, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग खराब होता है बैलेंस करने में, 2 2 4। ठीक है, ऐसे रट्टा लगा लेना, बस इसी इक्वेशन का रट्टा लगा लो, नहीं तो बाकी तो सारी आसान है। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ रिएक्शन, हम बेसिकली देख ही पा रहे हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पा रही है, यहाँ से इसे डिस्प्लेस कर दिया वो लगा दिया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन इस
में तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है। तो इसके अंदर एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हम सिंगल वर्ड नहीं लिखते हैं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देते हैं। अब आइडेंटिफाई करनी है, वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, दो दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस करो इस केमिकल इक्वेशन को, Al प्लस CuCl2 AlCl3, ये अच्छी इक्वेशन है बहुत। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, AlCl2 कुछ अलग कुछ भी लिखकर आ जाएंगे, AlCl3 बनेगा और साथ में कॉपर रह जाएगा, फिर इसे बैलेंस करके लिख देना है बस। और FeSO4 इसे भी बैलेंस करके लिखना है, FeSO4 Fe2, इसकी भी इंपॉर्टेंट है। ये फेरस सल्फेट का डीकम्पोजिशन बताओ और लेड नाइट्रेट का डीकम्पोजिशन। तो फेरस सल्फेट का क्या होता है, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो तरीके की गैसेस में से निकलती है। नेक्स्ट बैलेंस करनी है आपको ये इक्वेशन, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। क्वेश्चन 34, on adding dilute hydrochloric acid to copper oxide powder, the solution formed is blue green. Predict the new compound formed which imparts a blue green solution, blue green color to the solution। तो बेसिकली आपके पास कॉपर ऑक्साइड है और आपने उसमें HCl मिलाया है, तो CuCl2 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा, हमें अलग ही दिख रहा है ये कंपाउंड, इसी की वजह से हमारा जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू ग्रीन कलर का हो गया है। Why is respiration considered as an endothermic reaction? हम रेस्पिरेशन को एक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? तो देखो, respiration is an exothermic process because energy is given out in respiration, क्योंकि इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी को रिलीज किया जाता है, ठीक है। और एंडोथर्मिक हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले थे, नेक्स्ट वीडियो में हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।